हाय। तो देखो यार, वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपको पता लग ही जाएगा, है ना। बस मैं अभी ये कहने वाला हूँ कि यार वीडियो को पूरा देखना हो सके तो, और अपना फीडबैक ज़रूर देना ब्रो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यार किस तरह से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और मुझे ना आइडियाज़ चाहिए, तो अपने आइडियाज़ शेयर करना अपने मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना। अपने आइडिया को ज़रूर शेयर करना कि जिससे कि मुझे पता लग सके कि आगे मैं किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। तो हाँ, अभी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये रही आपकी वीडियो। अगर आप भी जानना चाहते हो कि किस तरह से आरबीआई इन्फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है, तो ये वीडियो आपके लिए। मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी यार इस टॉपिक के बारे में, तो मैंने सोचा चलो रिसर्च करते हैं, उसके बाद इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं, जिससे आप जैसी स्मार्ट ऑडियंस को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगे। आप कह रहे हो यार ये भाई ये तो मक्खन लगा रहे हैं। हाँ यार, जो भी कह सकते हो, मक्खन लगा रहा हूँ, इससे हम नमक लगा रहा हूँ, वाट है ना। तो चलो यार, ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए वीडियो के कॉन्सेप्ट को शुरू कर दें। देखो दोस्त, जिस पॉलिसी से आरबीआई पैसे की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करती है उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जिसे नहीं पता कि आरबीआई क्या है, चलो मैं बता देता हूँ कि भाई आरबीआई हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है। और आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी में एक और पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट को हम उधार कह सकते हैं, वो उधार जो बैंक्स कस्टमर को देता है। क्रेडिट कंट्रोल के दो मेथड होते हैं। पहला, क्वांटिटेटिव मेथड। इस मेथड में क्रेडिट की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड के कुछ टाइप्स हैं जिन्हें हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहला है ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस। दूसरा, रेपो रेट, रेपो रिवर्स रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर। सबसे पहले हम ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस की बात करेंगे। जब भी हम ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल्स और परचेज की बात करते हैं। इस पॉइंट को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि इंडिया में कोई स्टेट में अभी गवर्नमेंट बनी है, और उस गवर्नमेंट को, जिस स्टेट में वो बनी है, उसे डेवलप करना है। तो उसे चाहिए पैसा। उसके पास इतना पैसा है नहीं, तो वो आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई से कहेगी कि मुझे एक्स वाई जेड अमाउंट चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो अभी आरबीआई पैसे तो दे देगी, पर उसके बदले में आरबीआई गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक फॉर्म की तरह होता है, एक पेपर। मान लो एक पेपर है, उसके ऊपर कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसकी वजह से आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा देती है। तो अभी पॉइंट ये है कि आरबीआई किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज़ कर। जब भी आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन देश में इंक्रीज हो रही है, तब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देती है। अभी यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और लगभग बहुत सारे बैंक्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना, ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अभी देखो, जब ये इंस्टीट्यूशंस हो गया, बैंक्स हो गया, है ना, इन्वेस्टर्स हो गया, इनका पैसा है, ये अपना पैसा लगाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने में। अभी इनका पैसा आरबीआई के पास आ चुका है, और आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी वो इनके पास चली चली गई है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जहाँ पे उस देश की जो पैसे की सर्कुलेशन थी वो भी कम होनी शुरू हो गई। क्योंकि अगर आप देखो, अगर बैंक्स ये सिक्योरिटीज़ ना खरीदते तो जो बैंक्स के पास पैसा है वो कहाँ यूज़ करते वो बैंक्स लोगों को लोन देने में यूज़ करते। अभी अगर वो लोन दे रहे हैं तो उससे पैसा इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। जो इंस्टीट्यूशंस है बड़े बड़े, अगर वो ये सिक्योरिटीज़ ना खरीदती, वो उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा कहीं बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। अभी उस बैंक के पास पहले पैसा था, अभी और पैसा आ गया, तो अभी वो और लोन देगी। अगर अब बैंक्स के पास पैसा कम है तो वो लोन भी कम देगी, और अगर लोन देगी तो उसका इंटरेस्ट बढ़ा देगी। अगर पहले 8% पे देती थी, अब 12% पे देगी लोन, जिससे कि इन्फ्लेशन धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा डेफलेशन हो रही है, तब आरबीआई क्या करेगी? तब आरबीआई कहेगी कि जो भी आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी थी मेरे से, अभी मैं उन्हें खरीदना चाहती हूँ, पर आरबीआई कहेगी मैं उस पर आपको इंटरेस्ट भी दूंगी।
मान लो अगर किसी ने 10 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी, अब आरबीआई कह रही कि मैं उसके ऊपर आपको 3% का इंटरेस्ट लगा के वो 10 लाख रुपए दे दूंगी। 10 लाख तो मिलेगा, उसके ऊपर जो 3% पे जितना भी अमाउंट बनता है वो भी उसको मिलेगा। तो अभी क्या होगा, जिन्होंने मतलब सिक्योरिटीज़ खरीद रखी थी वो अपना क्या कहते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे के उससे पैसा ले लेंगे, जिससे कि मनी का सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर से जो डेफोलेशन हो रही थी वो एकदम बैलेंस में आ जाएगी। ना तो इन्फ्लेशन रहेगी ना तो डेफोलेशन रहेगी। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वो बेचनी शुरू कर देगी, जैसे ही डिफ्लेशन बढ़ेगी तो आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी शुरू। ये था कॉन्सेप्ट। अभी हम अगले पॉइंट के बारे में, अगला दूसरा टाइप है उसके बारे में बात। देखो दोस्त, इंडिया में बैंकों का बैंक है आरबीआई। जब भी किसी इंसान को लोन चाहिए वो बैंक के पास जाता है, ठीक है, तो वहाँ से वो लोन ले लेता है। ऑब्वियसली वो कुछ गिरवी भी रखता होगा, या तो प्रॉपर्टी गिरवी रखता होगा, या कुछ और अपनी कार वगैरह वो गिरवी रख देता होगा, तो वहाँ से वो लोन ले लेता है, ठीक है। अभी अगर बैंक्स को लोन चाहिए तो वो कहाँ जाएगी, वो आरबीआई के पास जाएगी, ठीक है। अभी बैंक्स आरबीआई से लोन लेगी, उसके बदले में बैंक्स आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देगी, ठीक है। जैसे कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी या अपनी कार को गिरवी रखता है, तो वैसे ही बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख देता है आरबीआई के पास। तो यहाँ पे XYZ के ऊपर अगर बैंक ने कोई भी अमाउंट मांगी है आरबीआई से, तो आरबीआई उसके ऊपर कुछ परसेंट का इंटरेस्ट लगा देता है। तो मान लो वो इंटरेस्ट 5% का लगाया है। वैसे ये इंटरेस्ट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हर साल नहीं, मतलब हर साल, एक साल में बहुत बारी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो पैसा है वो बैंक्स को मिल चुका है, ठीक है। अभी जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई ने बैंक्स को पैसा दिया है, अभी वो बैंक्स आगे कस्टमर्स को वो इंटरेस्ट बढ़ा के लोन देंगे। अगर आरबीआई ने बैंक को ही 5% पे कोई अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया है, तो अभी जो वो बैंक है वो आगे कस्टमर्स को 8% पे देगा। और आरबीआई से लोन लेकर उसे आगे लोगों को लोन देना, इंटरेस्ट बढ़ाकर, उसे हम बोलते हैं बेस रेट, ठीक है। और जो रेपो रेट होता है ये 2 से 14 दिन के लिए लिया जाता है। और अगला पॉइंट है हमारा एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। जब भी बैंक्स को इमरजेंसी पैसे की नीड होती है तो वो आरबीआई से लोन ले लेती है। यहाँ पर आरबीआई रेपो रेट से इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ाकर बैंक्स को लोन देती है। मान लो अगर रेपो रेट 5% है तो आरबीआई 5.75% का इंटरेस्ट लगाकर लोन दे देगी बैंक्स, और ये एक दिन के लिए रहता है। इसे हम बोलते हैं एमएसआर। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं और इसके ऊपर आरबीआई अपने हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं कि उनको कितना इंटरेस्ट लेना है बैंक से। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को जब भी लगता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है तो वो क्या करती है, वो बैंक से लोन लेना शुरू कर देती है। अगर वो बैंक से लोन नहीं लेगी तो बैंक्स बहुत सारे कस्टमर्स को लोन दे देंगे। अभी जब बैंक्स बहुत सारे कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि पैसे की सर्कुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लोन ले लेती है। ऑब्वियसली उसके ऊपर एक आरबीआई इंटरेस्ट भी देगी बैंक्स को, पर कुछ वक्त के लिए जो पैसा है वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता, वो आरबीआई के पास आ जाता। इसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अभी हमारे सिर्फ 2 पॉइंट रह चुके हैं, CRR और SLR। इन दोनों पॉइंट्स को हम बहुत ही फास्टली समझने की कोशिश करते हैं, पर इन 2 पॉइंट से पहले हमें NDTL क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, तो उससे समझते हैं फटाफट से। NDTL की फुल फॉर्म होती है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अगर इसे हम शॉर्ट में कवर अप करें ना, तो ये आपको सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि अभी कोई भी बैंक में अगर जितना भी पैसा है उसे हम बोलते हैं NDTL। अगर मान लो कि अगर एक बैंक के अंदर 100 करोड़ है तो उस बैंक का NDTL 100 करोड़ है। CRR कैश रिजर्व रेशो, जब भी एक बैंक का NDTL फाइंड हो जाता है
तब आरबीआई उसे कहती है कि इस एनडीटीएल में से 5% मेरे पास रखना होगा। मतलब बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होगा। अगर बैंक्स का एनडीटीएल 100 करोड़ है, उसका मतलब उसका 5% आरबीआई के पास रखना होगा, वो हुआ 5 करोड़। मतलब बैंक्स को 5 करोड़ रखना होगा आरबीआई के पास सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ऑब्वियसली अगर ये सीआरआर ना होता तो क्या होता, तो बैंक्स हो सकता है कि 100 का 100 करोड़ ही लोन पे दे दें। अभी वहाँ पे तो लोग भी तो आएंगे अपना डिपॉजिट लेने के लिए, तो वहाँ पे अगर पैसे की कमी पड़ती है तो फिर यहाँ से आरबीआई कहते हैं कि हाँ तो तूने मेरे पास पैसा रखा था, तो भी वहाँ से वो दे सकती है उसको पैसा, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये है फुल फॉर्म SLR। अब यहाँ पे आरबीआई क्या कहती है कि तूने CRR मतलब CRR कुछ परसेंटेज तो मेरे पास रख दिया उस एनडीटीएल में से, पर अभी तुझे भी कुछ रखना होगा अपने पास, ठीक है, उस एनडीटीएल में से जो भी एनडीटीएल निकलता है बैंक का। तो आरबीआई यहाँ पे ये कहती है कि ये 18.5% एनडीटीएल में से तुझे अपने पास रखना होगा। वो बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में हो सकता है, वो कैश की फॉर्म में हो सकता है। और जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ ना 18.5% या जो भी मैं परसेंटेज मैं पिछले पहले भी मैंने बताए हैं, रेपो रेट आया, रिवर्स रेपो रेट आया ना, तो ये जितने भी परसेंटेज और रेशियोज हैं ये चेंज होती रहती हैं, है ना, ये आरबीआई को चेंज करती हैं, है ना। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है ना, और ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और अब हम ये समझने वाले हैं कि इन सभी का यूज़ करके आरबीआई किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। चलो, अगर आरबीआई इन सबका इंटरेस्ट बढ़ा देती है तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। कैसे? अगर आरबीआई ने इन सबका इंटरेस्ट बढ़ाया तो उससे क्या होगा कि लोग कम आएंगे लोन लेने के लिए। अगर पहले लोन 5% पे मिल रहा था, अब लोन 20% पे मिलेगा, तो ऑब्वियसली लोग कम आएंगे लोन लेने के लिए। जब लोग कम आएंगे लोन लेने के लिए तो उससे क्या होगा कि कैश का सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा। जब कैश का सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। ओके, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि यार समर सीजन में जो मैंगो है, ऑब्वियसली लोग ज़्यादा चाहते हैं कि उसको खाना ज़्यादा चाहते हैं, है ना। जो मैंगो का प्राइस है अगर वो 200 रुपये किलो है, ठीक है, और उससे बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, तो जो बंदा बेच रहा है वो क्या करेगा, उसके प्राइस को कम कर देगा कि यार ये मेरे तो ख़राब हो जाएंगे, मेरे पास पड़े हैं मैंगो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इससे थोड़ा सा कम रेट पे बेच देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, थोड़े से और लोग आए वो, तो वो भी अभी भी कह रहा है कि अभी भी थोड़े से मैंगो और पड़े हैं, तो वो थोड़ा सा रेट और कम कर देता। तो फिर जब यहाँ पे बैलेंस बैठता है ना, तो वहाँ पे फिर लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। अगर मैंगो का रेट पहले 200 रुपये किलो था, फिर वो धीरे धीरे 100 रुपये या 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो तक हो जाता है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल कर लेती है सिर्फ इंटरेस्ट को बढ़ाकर। तो अभी हम देखते हैं कि डिफ्लेशन को किस तरह से आरबीआई कंट्रोल करती है। जब आरबीआई ने सबका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो अभी लोग ज़्यादा आएंगे लोन लेने के लिए। ऑब्वियसली अगर पहले 20% था, वही 6% हो गया, 8% हो गया, तो लोग कहेंगे यार मुझे इंटरेस्ट कम मिल रहा है अभी, तो मैं अभी जा रहा हूँ लोन लेने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने लोन लिया, अभी वो कहीं ना कहीं तो पैसा स्पेंड करेंगे ना मार्केट में आके। तो अभी क्या होगा कि कैश का जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही कैश का सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। अभी ऑब्वियसली मैं वही एग्जांपल लेता हूँ कि अगर अभी मैंगो का रेट डिफ्लेशन के टाइम पे मैंगो का रेट चल रहा है 40 रुपये किलो, लोग तो भाई खरीदी जा रहे हैं। अब पीछे से इतनी सप्लाई नहीं आ पा रही, वो तो खरीदी जा रही है ना। तो अभी वो क्या करेंगे कि यार उनको लगा कि उस बंदे ने देखा कि यार मेरे पहले दिन में ना जो मैंगो हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो गए, दूसरे दिन में भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गए, तो तीसरे दिन क्या करेगा, वो मैंगो का रेट को 60 रुपये कर देगा। तब भी वो बिक रहे हैं, वो 80 रुपये कर दे, तो उसको तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना वहाँ से। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिफ्लेशन होना भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, और इन्फ्लेशन होना भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। जो इंडिया का रेट है वो 2 और 6% होना चाहिए इन्फ्लेशन और डिफरेंट एक सही इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए, ठीक है। जो रेट ऑफ कहते हैं हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो रेट होता है वो होना चाहिए 2 से 6% के बीच। अगर 4% है तो एकदम बैलेंस में सारी चीज़ें सही चलेगी। तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी दोस्त।
अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो यार फीडबैक ज़रूर दो, आप कमेंट में ज़रूर दो, है ना। और किस तरह से मैं अपनी वीडियोज़ को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ ये भी आप बताओ, है ना। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपने फीडबैक ज़रूर बताओ, है ना। और अगर आप जैसे कोई यूट्यूबर है, थोड़ा सा और अच्छा यूट्यूबर है, लाइक काफ़ी वक्त से यूट्यूब पे काम कर रहा है, आप वो ज़रूर फीडबैक दे ब्रो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोज़ में वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलो, बाय।